दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। और ख़ासकर उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिन लोगों ने अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया या जो लोग बिगिनर लेवल की इंग्लिश सीख रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द टू स्ट्रेंजर्स। दोस्तों, स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी, और ये प्लूरल नाउन है स्ट्रेंजर्स। टू स्ट्रेंजर्स का मतलब हुआ कि दो अजनबी। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें, और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। टू स्ट्रेंजर्स केम टू आ विलेज इन द इवनिंग। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। कम मतलब आना, सेकंड फॉर्म में केम। तो क्या अर्थ हुआ? टू स्ट्रेंजर्स, दो अजनबी, केम आए, टू अ विलेज, एक गांव में, इन द इवनिंग, शाम को। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक गांव में शाम को दो अजनबी आए। दे वेंट टू द सरपंच ऑफ दैट विलेज एंड आस्क्ड मे वी स्टे फॉर द नाइट इन योर विलेज। क्या मतलब हुआ? दे वेंट टू द सरपंच। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। गो मतलब जाना, और सेकंड फॉर्म में वेंट। और दोस्तों, THEY, दे, इसको दे पढ़ेंगे। दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है। और दे एक प्लूरल नाउन है। जब भी सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होंगे तो दे का यूज़ किया जाता है। दे का अर्थ होता है वे या फिर वे लोग। तो क्या अर्थ हुआ? दे वेंट टू द सरपंच, वे सरपंच के पास गए। ऑफ दैट विलेज, उस गांव के सरपंच के पास गए। एंड आस्क्ड, और पूछा, मे वी स्टे फॉर द नाइट इन योर विलेज। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक रिक्वेस्ट की सेंस वाला वाक्य है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर किसी भी तरह का अनुरोध करते हैं, मतलब कि रिक्वेस्ट करते हैं, तो ऐसे वाक्यों में मे का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा। और पहले मे को यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब में, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। स्टे का मतलब होता है कहीं पर रुकना, ठहरना। तो क्या अर्थ हुआ कि वे सरपंच, उस गांव के सरपंच के पास गए और उन्होंने पूछा, मे वी स्टे फॉर द नाइट इन योर विलेज, क्या हम आपके गांव में, योर विलेज मतलब आपका, क्या हम आज रात आपके गांव में रुक सकते हैं? श्योर, जरूर। सेड द सरपंच, सरपंच ने कहा। देयर इज़ अ हाउस मेंट फॉर स्ट्रेंजर्स इन आर विलेज। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर इज़, एम, आर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों, MEANT ये मीन की सेकंड फॉर्म है। उसके अलावा मेंट का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए कुछ होना, उसे भी मेंट कहा जाता है। और एक और बात को आप ध्यान में रखें कि जब हम सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट के वाक्य बनाएं और ऐसे वाक्यों की शुरुआत में देयर आएगा, तब वहाँ पर देयर का अलग से कोई मतलब नहीं निकाला जाता है। देयर का प्रयोग मात्र वाक्य को बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर वैसे देयर का मतलब वहाँ होता है, लेकिन यदि देयर शुरू में आएगा तो देयर का वहाँ पर कोई भी अलग से मीनिंग नहीं निकाला जाएगा। तो क्या अर्थ हुआ? सरपंच ने कहा ज़रूर। और उस आगे उसने क्या कहा कि देयर इज़ ए हाउस मेंट फॉर स्ट्रेंजर्स इन आर विलेज। क्या अर्थ हुआ कि हमारे गांव में अजनबियों के लिए एक घर है। यू मे स्लीप देयर,
आप ये वहाँ सो सकते हो। और दोस्तों जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, यहाँ पर मे का इस्तेमाल अनुरोध गुजारे के लिए हुआ था, रिक्वेस्ट की सेंस में। और यहाँ पर किसी व्यक्ति, मे का प्रयोग एक और जगह किया जाता है जब हम किसी व्यक्ति को कुछ करने की अनुमति देते हैं। तो यहाँ पर इसको अनुमति देने के लिए यूज़ किया गया। तो उन्होंने क्या कहा सरपंच ने, यू मे स्लीप देयर, आप वहाँ सो सकते हो। एंड देयर इज़ डिनर फॉर यू टू ईट, और आपके लिए डिनर, डिनर का मतलब होता है रात का भोजन, और आपके लिए रात्रि भोजन है खाने के लिए। बट देयर इज़ एन ओल्ड कस्टम इन आर विलेज। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है जहाँ पर इसका इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। और आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, CUSTOM। कस्टम का मतलब होता है कोई रीति रिवाज। तो उसने क्या कहा कि बट देयर इज़ एन ओल्ड कस्टम इन आर विलेज, लेकिन हमारे गांव में एक पुराना रिवाज है। स्ट्रेंजर्स दैट स्लीप इन आर हाउस मस्ट नॉट श्योर। दोस्तों यहाँ पर देखिए मस्ट का यूज़ किया गया। आप मस्ट के यूज़ को समझ लीजिए। जब हम किसी को कोई आवश्यक सलाह देते हैं, कोई ज़रूरी बात बताते हैं, कोई ज़रूरी सलाह, तो ऐसे वाक्यों में मस्ट का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा वर्तमान में। साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है SNORE। स्नोर का मतलब होता है खर्राटे लेना। अक्सर आपने देखा हो कई लोग सोते समय खर्राटे लेते हैं, उसको स्नोर कहा जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए SNORE। तो उन्होंने आगे क्या कहा कि बट देयर इज़ एन ओल्ड कस्टम इन आर विलेज, लेकिन हमारे गाँव में एक पुरानी प्रथा है, एक पुराना रिवाज है। स्ट्रेंजर्स दैट स्लीप इन आर हाउस, मतलब जो अजनबी होते हैं, जो हमारे घर में सोते हैं, मस्ट नॉट स्नोर, उन्हें अवश्य ही खर्राटे नहीं लेने चाहिए। वी किल द मैन हु स्नोर्स। और दोस्तों यहाँ पर देखिए हु का यूज़ किया गया है, और ये जो वाक्य है इसमें हु का यूज़ एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रेफरेंस देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये फिफ्थ फॉर्म है। और फिफ्थ फॉर्म क्यों यूज़ की गई है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कोई वाक्य बनाएंगे और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होगा तब फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा, वी किल द मैन हु स्नोर्स, हम उस आदमी को मार देते हैं जो खर्राटे लेता है। द टू स्ट्रेंजर्स वेंट टू द हाउस, और ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ सेकेंड फॉर्म लगाई गई है। क्या अर्थ हुआ कि दोनों अजनबी घर में चले गए। दे हैड अ गुड मील, उन्होंने, मील का मतलब भोजन, उन्होंने एक अच्छा भोजन किया। देयर वहाँ, एंड देन और फिर, दे वेंट, एंड देन दे वेंट टू स्लीप। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि दे हैड ए गुड मील, उन्होंने एक अच्छा भोजन किया वहाँ। देयर मतलब वहाँ उन्होंने अच्छा भोजन किया। एंड देन दे वेंट टू स्लीप, और फिर वो सोने चले गए। और दोस्तों ये जो वाक्य है, इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। आप देख सकते हैं पहली वर्ब है ये, दूसरी है स्लीप मतलब सोना। तो अब जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं, तब आपको पहली वर्ब के बाद टू का इस्तेमाल करना है कंजक्शन के रूप में। और जब आप अगली वर्ब मेंशन करेंगे तब आपको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। चलिए आगे देखिए, दे स्लेप्ट वेल, और ये स्लीप की सेकंड फॉर्म है। देखिए ये SLEEP, ये फर्स्ट फॉर्म है। और आप कृपया करके इसे भी नोट कर लीजिए दोस्तों। वर्ड मीनिंग जो मैं बताता हूँ, जो भी वर्ब वगैरह, आप उन्हें नोट भी किया कीजिए, क्योंकि जब आप कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो उसके अंदर आपको वर्ब की ज़रूरत होती है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। और ये स्लीप की सेकंड फॉर्म है SLEPT, ये थर्ड फॉर्म भी है, साथ में सेकंड फॉर्म भी है। तो यहाँ इसको सेकंड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया। जैसे मैंने आपको बताया पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। दे स्लेप्ट वेल, तो क्या अर्थ हुआ कि वे अच्छे से सोए, अच्छी तरह से सोए। 1 hour पास्ट, पास्ट मतलब गुजरना, आर मतलब घंटा। 1 hour पास्ट, 1 घंटा गुजर गया। 2 hours पास्ट, 2 घंटे गुजर गए। देन फिर, वन ऑफ देम का मतलब हुआ उनमें से एक। देन वन ऑफ देम, फिर उनमें से एक ने, बिगेन टू स्नोर, खर्राटे लेने लगा। और ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ, देन वन ऑफ देम बिगेन टू स्नोर, फिर उनमें से एक खर्राटे लेने लगा। द अदर स्ट्रेंजर हर्ड द स्नोरिंग। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। हियर मतलब होता है सुनना, सेकंड फॉर्म है हर्ड। द अदर स्ट्रेंजर हर्ड द स्नोरिंग, क्या अर्थ हुआ कि दूसरे अजनबी ने खर्राटों को सुना या खर्राटों की आवाज़ को सुना। ही थॉट, और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है THOUGHT, ही थॉट, उसने सोचा। द पीपल विल हियर द स्नोरिंग एंड किल हिम, तो क्या अर्थ हुआ कि उसने सोचा द पीपल विल हियर द स्नोरिंग एंड किल हिम। और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है दोस्तों।
ऐसे वाक्य जहाँ वाक्यों की टेल पर गागेगी जैसे शब्द हैं, ऐसे वाक्यों को फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर विल का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने क्या सोचा, ही थॉट, उसने सोचा द पीपल विल हियर द स्नोरिंग, मतलब कि लोग खर्राटों को सुनेंगे, एंड किल हिम, और इसको मार देंगे। द स्ट्रेंजर वॉन्टेड टू सेव द स्ट्रेंजर स्लीपिंग बाय हिज साइड। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, और जैसा भी मैंने आपको बताया, जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग करेंगे तो पहली वर्ब के बाद आपको टू लगाना है। अब देखिए पास्ट का वाक्य है तो यहाँ पर वॉन्ट की सेकंड फॉर्म वॉन्टेड लगाई गई है, वॉन्ट मतलब चाहना, सेकंड फॉर्म वॉन्टेड, और जब दूसरी वर्ब टू लगाया कंजक्शन और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, और सेव का मतलब था बचाना। तो इस तरह से दो वर्ब के वाक्यों को बनाया जाता है। तो इस तरह से इसकी मीनिंग क्या हुई, द स्ट्रेंजर वॉन्टेड टू सेव द स्ट्रेंजर स्लीपिंग बाय हिज साइड, मतलब क्या हुआ कि अजनबी अपनी तरफ, अपने बाई साइड मतलब अपनी तरफ, अजनबी अपनी तरफ सोए हुए अजनबी को बचाना चाहता था। आगे देखिए, ही थॉट, उसने सोचा, या उसे लगा, उसने सोचा, ही थॉट अ लिटिल, उसने थोड़ा सोचा, एंड देन, और फिर, बिगेन टू सिंग, और फिर वो गाने लगा। और ये सिंग की, और ये बिगिन की सेकंड में बिगिन, पूरी लाइन का क्या मतलब निकला, ही थॉट अ लिटिल एंड देन बिगेन टू सिंग, उसने कुछ थोड़ा सोचा और फिर गाने लगा। सो इसलिए वन स्ट्रेंजर स्नोर्ड, मतलब इसलिए जो एक अजनबी था उसने खर्राटे मारे, एंड द अदर सैंग, और जो दूसरा था उसने गीत गाया। ही सैंग वेरी वेल, ही मतलब उसने, ही सैंग वेरी वेल, और ये सिंग की सेकंड फॉर्म है, सिंग, सैंग, संग, सिंग फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म सैंग, और थर्ड होती है संग, तो आप उसे भी नोट कर लीजिए, SUNG, और ये सेकंड फॉर्म है। ही सैंग वेरी वेल, उसने बहुत अच्छा गाया। द पीपल डिड नॉट हियर द स्नोरिंग। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। जब पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव वाक्य बनाया जाएगा तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। द पीपल डिड नॉट हियर द स्नोरिंग, क्या अर्थ हुआ कि लोगों ने खर्राटे नहीं सुने। दे लिसन्ड द सॉन्ग, उन्होंने गाने सुने, एंड बिगेन टू डांस, और वो नाचने लगे। सम ऑफ देम सैंग द सॉन्ग टुगेदर, सम ऑफ देम मतलब कि उनमें से कुछ ने, सैंग द सॉन्ग टुगेदर, एक साथ गाना गाया, विद द स्ट्रेंजर, अजनबी के साथ, एंड डांस्ड टू द म्यूज़िक, और उन्होंने म्यूज़िक पर, संगीत पर उन्होंने नृत्य किया, उन्होंने नाच किया। आगे देखिए, मैन, वीमेन एंड इवन द सरपंच सैंग एंड डांस्ड, क्या अर्थ हुआ कि आदमी, औरतें और यहाँ तक कि जो सरपंच थे उन्होंने गाया और उन्होंने डांस किया और उन्होंने नृत्य किया, उन्होंने नाच किया। इन द मॉर्निंग, सुबह में, द सरपंच गेव दैम अ स्मॉल बैग ऑफ मनी, और ये दोस्तों ये भी पास्ट का वाक्य जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। GIVE, गिव का मतलब होता है देना, सेकंड फॉर्म में गिव, तो क्या अर्थ हुआ, इन द मॉर्निंग, सुबह में, सुबह को, द सरपंच गेव दैम। और दोस्तों देखिए दैम क्यों आया, दैम जब लगाया जाता है जब ऑब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होते हैं, तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिए। यदि ऑब्जेक्ट में एक ही व्यक्ति होगा तो वहाँ पर हिम या हर लगाएंगे या जो भी नाम वगैरह होगा, लेकिन यदि एक से ज़्यादा लोग होंगे तो उसमें दैम लगाया जाएगा जब हम उसमें खुद शामिल नहीं है, मतलब उन्हें, उनको। यदि हम भी उसी ग्रुप में हैं, उसके अंदर हमें अस लगाना होगा, जैसे हमें, हमको, हमसे, इसके लिए अस लगाना होगा, तो फिलहाल यहाँ पर दैम लगाया। तो क्या अर्थ हुआ, इन द मॉर्निंग, सुबह में, द सरपंच गेव देम आई स्मॉल बैग ऑफ मनी, सुबह को सरपंच ने उन्हें, दैम मतलब उन्हें, पैसों का एक छोटा सा थैला दिया। आई गिव दिस मनी टू बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ यू मतलब दोनों को, आई गिव दिस मनी टू बोथ ऑफ यू, मैं आप दोनों को ये पैसे देता हूँ। वी हैड अ गुड टाइम विद यू, हमारा आपके साथ बहुत अच्छा समय बीता। वी डांस्ड एंड सैंग वेल, हमने अच्छे से हम अच्छे से नाचे और अच्छे से हमने गाया। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। द स्ट्रेंजर्स लेफ्ट द विलेज हैप्पीली, और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। लीव का मतलब छोड़ना या फिर निकलना होता है, सेकंड फॉर्म में लेफ्ट। और देखिए हैप्पीली क्या है, ये एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताएं। और देखिए कैसे बनता है, ये एडजेक्टिव के साथ ly जोड़ के बनाया जाता है। HAPPY, हैप्पी होता है एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है खुश, और उसमें जब हम ILY जोड़ देंगे हैप्पीली, वो क्या बन जाएगा, एडवर्ब, और हैप्पीली मतलब खुशी से। और एडवर्ब का क्या काम होता है, वो सब्जेक्ट के द्वारा की गई क्रिया के बारे में बताते हैं, मतलब कि जो ऐसा कोई शब्द जो वर्ब की विशेषता को बताए उसको एडवर्ब कहा जाता है। चलिए, तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, द स्ट्रेंजर्स लेफ्ट द विलेज हैप्पीली।
अजनबियों ने खुशी खुशी गांव छोड़ा, या कह सकते हैं अजनबी खुशी खुशी गांव से रवाना हो गए। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मोरल है वो भी जल्दी से देख लीजिए। क्या मोरल है? क्विक थिंकिंग कैन सेव लाइव्स। क्या अर्थ हुआ कि जो एक क्विक थिंकिंग, जल्दी सोचने की जो प्रक्रिया है, कैन सेव लाइव्स, वो जीवनों को बचा सकती है। तो दोस्तों, ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, एंड आई होप यू रियली enjoyed this story. And if you enjoyed the story, and if you think that today I have taught you something, then do like this video and subscribe the channel if you have not subscribed, and press the bell icon so that whenever I upload a new video you get the notification. And apart from this, if you have any type of feedback, any valuable suggestions, you are most welcome. Just leave your feedback and any suggestion in the comment box. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.